हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है घर से शिक्षा। और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम जावा के बारे में पढ़ेंगे या फिर सीखेंगे। जावा होती क्या है इसके बारे में हम नॉलेज लेंगे, या फिर ये भी कह सकते हो कि जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहलाई जाती है, या फिर बिगनर्स के लिए जावा ही क्यों मोस्ट प्रेफर लैंग्वेज है, मतलब जावा ही क्यों सीखनी चाहिए एज आप अगर बिगनर हो, कोडिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता और आप स्टार्टिंग से कुछ सीखना चाहते हो तो जावा ये हमेशा आपको बेनिफिशियल रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको जावा के बारे में बताना चाहूँगी कि जावा सबसे पहले जिन्होंने डेवलप की उनका नाम है जेम्स गॉसलिंग। इन्होंने जावा सबसे पहले डेवलप की थी कब? 1991 में। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए भी याद रख सकते हो, या फिर अगर तुम जावा लैंग्वेज सीखे हो तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि जेम्स गॉसलिंग इन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की थी, जो कि 1991 में ये डेवलप हुई थी। ठीक, उसके पहले मैंने आपको बताया जैसे कि 1991 में जेम्स गॉसलिंग इन्होंने जावा लैंग्वेज डेवलप की। उसके बाद 1995 में सन माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल जो कंपनी होती है, माइक्रोसॉफ्ट प्लस ओरेकल, तो ये जो कंपनी है उन्होंने हैंड ओवर कर लिया जावा लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर एक बेसिक हिस्ट्री जावा रिलेटेड की। जावा 1991 में जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप की, उसके बाद हैंड ओवर किया 1995 में सन माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल कंपनी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान के चलो तुम एक स्टूडेंट हो और जो जावा सीखना चाहते हैं। ठीक है, और अभी जावा सीखने के लिए बेसिकली कोडिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए होता है। ठीक है, अभी मान के चलो कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल, और उन्हें ऐसे लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं शायद कुछ कोडिंग का सीख लूँ तो फिर मुझे शायद जॉब मिलेगी। या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स लाइक कॉमर्स का भी हो सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट जो कि कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर स्कूल के बच्चे, उन्हें कोडिंग का कुछ भी पता नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर स्टूडेंट्स लो या फिर कंप्यूटर इंजीनियर के स्टूडेंट्स ले लो, तो उन्हें कोडिंग का कुछ ना कुछ तो बेसिक नॉलेज होता है। एक्चुअल में कोडिंग होता क्या है, कोड बनता कैसे है, वो बेसिक नॉलेज उन्हें अपने आप उनके एजुकेशन के पीरियड में उन्हें मिल जाता है। लेकिन ये एक स्टूडेंट ऐसा है, या फिर शायद आप जो वीडियो देख रहे हो वो आप ऐसे हो कि आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे हो, एट द स्टार्टिंग स्टेज। ओके, एंड आपको पता भी नहीं है कि कोडिंग होती कैसे है, कोड इन द सेंस व्हाट, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ऐसे स्टेज में अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें हमारे दिमाग में आता है कि मैं कौन सी लैंग्वेज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं। तो देखो, कंप्यूटर में बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। उसकी जो स्टार्टिंग लैंग्वेज थी, जब जब मतलब कंप्यूटर बिल्ड हुआ, उसके बाद उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार हुई सबसे फर्स्ट, तो वो थी सी। वो सबसे पहली थी सी, और उसके बाद सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले थी सी, फिर हो गई सी प्लस प्लस, उसके बाद लैंग्वेज आ गई जावा। उसके बाद भी बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, जैसे कि लिनक्स, डॉट नेट, पाइथन, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब अभी के स्टेज पे इससे भी ज़्यादा लैंग्वेज बहुत सारी है जो कि हम सीख सकते हैं। बट अब जैसे कि मैंने बताया, आप अगर प्रोग्रामिंग फैकल्टी से नहीं हो, मतलब कि आप कंप्यूटर कोडिंग के नॉलेज के बाहर के कोई व्यक्ति हो या फिर स्टूडेंट हो और आप कोडिंग सीखना चाहते हो, तो ऑन दैट स्टेज आपको चॉइस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि मैं एक्चुअल में कौन सी लैंग्वेज चॉइस करूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सी एंड सी प्लस प्लस चॉइस करते हैं। तो ये सबसे स्टार्टिंग स्टेज है, जब लैंग्वेज बनाई गई थी कंप्यूटर के लिए, तो सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो सी थी, सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मानो कि जावा थी, और अभी पाइथन चल रही है। अभी तो पाइथन लैंग्वेज 11-12 स्टूडेंट्स को भी है, या फिर स्कूल लेवल में भी कई कई ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड में वगैरह।
तो हमारे टाइम में सी एंड सी प्लस प्लस ये लैंग्वेज स्टार्टिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। तो अभी क्या होता है ना, जब हम सी एंड सी प्लस प्लस सीखते हैं तब इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप में समझाए जाते हैं एज़ कंपेयर टू जावा के अंदर। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उसमें एक्स्ट्रा समथिंग अपडेटेड, ओके, मतलब यही कॉन्सेप्ट प्लस अपडेट नॉलेज, ठीक है। एंड पाइथन ये एकदम रेडीमेड कह सकते हो, ये बहुत ही रेडीमेड टाइप ऑफ लैंग्वेज है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें कौन सी लैंग्वेज सीखनी है तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू जावा हमें हमेशा प्रेफर करनी चाहिए। अब क्यों जावा ही क्यों? इसके लिए ये आंसर है कि सॉरी, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू से सीखना चाहते हैं तो देखो लैंग्वेज में सी एंड सी प्लस प्लस ये जो लैंग्वेज है ये रूट लैंग्वेज थी कंप्यूटर की। तो इनमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, मेथड्स हैं जो स्टार्टिंग लेवल में अगर आप बिगनर हो, आपको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता और आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक इलेक्ट्रिकल या फिर कॉमर्स लेवल के स्टूडेंट्स हो, या फिर ऐसे ही मन चाह रहा है तो तुम सीखना चाहते हो, तो फिर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट पे जोर दिया है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको ये लैंग्वेज समझ आएगी। ये लैंग्वेज है ना, ये इजी है एज़ कम्पेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर फीचर्स भी अपडेटेड है, प्लस ये पोर्टेबल है, मतलब ये कौन से भी सिस्टम पर चल सकती है। और ये ज़्यादा इजी नहीं है, नॉट इजी बट नॉट हार्ड, मतलब क्या है, इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट ऐसे भी कह सकते हो। तो ये ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा इजी है। और पाइथन है ना, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, तो अगर आप पाइथन से भी शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप पाइथन से स्टार्ट कर दोगे ना तो शायद आपका कंसेप्चुअल नॉलेज कहीं कहीं पे वीक हो सकता है। तो क्या है, एज अ स्टार्टिंग हमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं सीखना और ज़्यादा इजी भी नहीं सीखना, हमें इंटरमीडिएट सीखना है ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है सीखने के लिए कोडिंग का वो बढ़ता जाए। अगर हम ज़्यादा ही हार्ड सीखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट लेवल लो होते जाएगा, इसलिए हम हमेशा जावा से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे बात की जाए तो हमने तो ठीक है अभी चॉइस तो कर ली कि हमें जावा ही सीखना है। जावा एक थोड़ा इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, पढ़ने में बहुत आसान होगा, प्लस कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, तो हमने तय कर लिया कि अभी हमें जावा सीखनी है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब तुम जावा तो सीख ही लोगे, आगे के हर एक लेक्चर में तुम्हारा धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर तुम धीरे धीरे कोडिंग भी सीख लोगे, थियोरेटिकल पार्ट भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये जावा ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होता क्या है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो मान के चलो कि ये एक कंप्यूटर डिवाइस है और इसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, एक ह्यूमन से, ठीक है। एक मशीन ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो इनमें इंटरेक्शन होने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है। जैसे हमें तरह तरह की लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और हमारी एक मदर टंग लैंग्वेज आती है जिसकी जो है, जिसकी मराठी है, जिसकी गुजराती है, जिसकी पंजाबी है। तो वो एक हमारी जो हम घर पे जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो एक लैंग्वेज हमें आती है। तो बेसिक ये 3 लैंग्वेज सभी को आती है। तो हम क्या करते हैं, डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन कौन है, ठीक है। अगर ये मेंबर हमारा फैमिली मेंबर है तो हम सीधे उसके साथ मदर टंग लैंग्वेज से बात करते हैं। अगर ये हमारा कोई ऑफिस का मेंबर है तो हम यूजुअली इंग्लिश में ज़्यादातर बात करते हैं। और अगर ये ऑफिस का ही मेंबर अगर हमारा फ्रेंड भी है, ठीक है, ऑफिस में ही काम करता है बट हमारा फ्रेंड है, तो कई बार हम हिंदी में भी बात कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है सामने वाला व्यक्ति कौन है। अभी यहाँ पे मान के चलो कि ये एक फैमिली मेंबर है, इसके साथ मदर टंग में लैंग्वेज मतलब मदर टंग में कम्युनिकेट किया जाता है। बट सपोज़ ये व्यक्ति, अगर ये जो भी कोई व्यक्ति है, ये अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दे फैमिली मेंबर्स के साथ और इस व्यक्ति को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो क्या होता है ना, ऐसे टाइम में कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। ये व्यक्ति को इंग्लिश आ रही है लेकिन सामने वाले पर्सन को इंग्लिश नहीं आ रही, तो ऐसे टाइम में अगर हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाती है, सामने वाले को समझ नहीं आता कि जो भी कोई व्यक्ति है वो हमसे क्या बात कर रही है या फिर क्या कहना चाह रही है, ठीक है।
तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अभी ये फैमिली वाला एग्जाम्पल हटा दो, ये ही सपोज़ ये एक ए नाम का पर्सन है, यहाँ पे एक बी नाम का पर्सन है, ठीक है। अभी इसे ये तीनों लैंग्वेज आती है और अभी इससे आती है सपोज़ पंजाबी ले लो, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि ए पर्सन को 3 लैंग्वेज आ रही है बट बी पर्सन को एक ही लैंग्वेज आ रही है और वो है पंजाबी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना तो चाह रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज मैच नहीं हो रही। लैंग्वेज मैच नहीं हो रही तो ये क्या करेगा, इन दोनों का और एक फ्रेंड होता है जो कि सी पर्सन होता है, ठीक है। ये इसका भी फ्रेंड होता है, इसका भी फ्रेंड होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसे क्या होता है, इसे पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, बस, ठीक है। इतने लैंग्वेज इसे आते हैं। तो अब ये क्या करता है, बी जो पर्सन है वो पंजाबी में इससे मतलब बी जो पर्सन है वो ए पर्सन को जो भी कोई बात कहना चाहता है वो फर्स्ट सी से कहता है और सी उस लैंग्वेज को मतलब पंजाबी को हिंदी आइदर इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है और फिर वो लैंग्वेज वो ए की तरफ पास करती है। इन द सेंस व्हाट, ए सी जो है पर्सन सी वो क्या काम करता है, ट्रांसलेटर का, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो ये हो गया ह्यूमन के लिए कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अगर हमें कम्युनिकेशन करना है और हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उस मोमेंट पे क्या करते हैं, ठीक है। अब बात की जाए मशीन की, तो एक्चुअल मशीन में होता क्या है, मशीन इंटरेक्ट कर रही है एक ह्यूमन से या फिर ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है मशीन के साथ, तो इनके बीच में एक्चुअल होता क्या है, तो हम पहले वो प्रोसेस सीख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने निकाला है। आज की पूरी वीडियो इस बेसिस पे ही होगी कि एक्चुअल ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जावा एक्चुअल में होता क्या है या फिर मशीन के अंदर जावा प्रोग्रामिंग चलती कैसे है। तो सबसे पहले ये डिवाइस देखिए, ये एक कंप्यूटर डिवाइस है और इसके अंदर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज चलती है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे ह्यूमन बात करते हैं हिंदी इंग्लिश, ओके, तो हम उसे ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। वैसे मशीन में उसकी पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज चलती है। अब मशीन लैंग्वेज इज़ नथिंग बट व्हाट, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी कोडिंग मतलब 0 1, मतलब कुछ भी अगर उन्हें हेलो प्रिंट करना है, अगर हम किसी व्यक्ति को हाय कहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एच अल्फ़ाबेट आई अल्फ़ाबेट, ठीक है। वैसे ही अगर मशीन को हाय कहना है तो मशीन ऐसे कुछ कहेगी इस लैंग्वेज में, या फिर यहाँ पे मैंने कहा है, यहाँ पे हम आएंगे तभी समझेगा, प्लस माइनस मतलब कि साइंस, इसके बाद हैश, हैश जो हम यूज़ करते हैं हैशटैग के लिए, तो वैसा हैश, $, @ तो ये सब सिम्बॉल्स यूज़ करके एक मशीन लैंग्वेज बनती है, ठीक है। तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम होगी कि अगर हमें किसी को हाय हेलो कहना है और हम इस फॉर्मेट में कह दें, तो चलो हम कह तो देंगे इसे रट्टा मार के कि इसे हेलो कहते हैं, लेकिन हम जब n नंबर्स ऑफ प्रोग्राम बनाएंगे तो हर एक वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर सिम्बॉलिक या फिर ऐसे न्यूमरिक एक स्ट्रिप बनेगी, एक डेटा की एक स्ट्रिप बनेगी। तो ऐसे हम कितने सारे सेंटेंस याद रखेंगे, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होता है ना कि हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको कहा, ये अगर पर्सन ए है और यहाँ पे अगर पर्सन बी है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये दोनों पर्सन है, तो यहाँ पे अगर कोई सी पर्सन है तो सी पर्सन इन दोनों के कम्युनिकेशन को इंटरेक्ट करता है और वो पास ऑन करता है ए का मैसेज बी की तरफ और बी का मैसेज ए की तरफ, ठीक है। तो ये एज अ ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। वैसे ही मशीन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, अब मान के चलो ये कीबोर्ड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे समथिंग समथिंग टाइप करते हैं, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे दिखता है, ठीक है। हमने जो भी जावा का कोडिंग किया है वो यहाँ पे हमें दिखता है। अब यहाँ पे हमें पहले, जैसे हम फ़ोटो सेव करते हैं, कोई भी फाइल होती है कंप्यूटर में हम सेव करते हैं, वैसे हमारा प्रोग्राम भी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेविंग के लिए क्या होता है ना, जैसे कि तुम्हारा कोड अगर तुम नोटपैड पे या फिर उसके भी अलग अलग एक टाइप होते हैं कोड एडिटर, जैसे VS कोड, इंटेलिज, इसमें मैं आऊँगी बाद में। लेकिन मान के चलो तुमने नोटपैड खोला है और नोटपैड पे तुमने एक कोड है जो मैंने तुम्हें एज इट इज़ लिखने दिया है, तो वो तुमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया या फिर टाइप कर दिया।
अब तुम वो सेव करोगे तो सेविंग के लिए एक फॉर्मेट होता है फाइल नेम डॉट जावा। हम हमेशा ऐसे ही फाइल को सेव करते हैं। फाइल नेम मतलब क्या कि अगर तुमने फाइल का नाम ABC रख दिया तो फिर तुम सेव करते वक्त वो फाइल abc.java से सेव करोगे। अब तुम बोलोगे कि फाइल का नाम ABC रख दिया तो फाइल को फिर से ABC, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम यूजुअली ऐसे लिखा जाता है क्लास और फिर प्रोग्राम का नाम, जैसे मैंने लिख दिया ये, ठीक है। तो शुरुआत हमेशा ऐसे होती है। क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, इसलिए हम हमेशा क्लास बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो क्लास स्पेस ABC ऐसे करके हम अंदर बहुत सारा कोडिंग लिखेंगे। एक्चुअल में कोड का सिंटैक्स बेसिक होता क्या है वो तो हम देखेंगे ही, पर तब तक के लिए मान के चलो कि क्लास ABC नाम का हमने एक प्रोग्राम बनाया है। तो हमेशा याद रखना जो क्लास का नाम देते हो ना वही तुम्हारे फाइल नेम को नाम देना होता है, ठीक है। तो क्लास नेम इज एज सिमिलर एज फाइल नेम। तो यहाँ पे ABC दे दिया तो abc.java ऐसे करके तुम अपनी फाइल कंप्यूटर में सेव कर दोगे, ठीक है। अब फाइल सेव होने के बाद क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल होता है और फिर रन होता है। कंपाइल होना मतलब ही क्या होता है, ठीक है। कंपाइल होता है मतलब क्या होता है, ये तुमने कोड लिख दिया, ठीक है। अब कोड लिखने के बाद वो कोड कंपाइलर की तरफ जाता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये मशीन कोड होने तक की ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे तुम एज अ ट्रांसलेटर समझ सकते हो। जो ये C पर्सन काम कर रहा है ना, वैसा काम यहाँ पे ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। ऐसे मान के चलो, नहीं यही होता है। तो अगर तुमने प्रोग्राम लिख दिया डॉट जावा करके सेव कर दिया, उसका नाम ABC रख दिया तो abc.java करके प्रोग्राम तुम्हारा सेव हो गया। अब सेव होने के बाद जब तुम उसे कंपाइल करते हो तो कंपाइलर क्या होता है, ये एक जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हें ट्रांसलेटर के लिए तुम्हें एक पर्सन यहाँ पे लॉन्च करना पड़ा ना, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसलेटर के लिए कुछ तो अंदर सॉफ्टवेयर डालना होगा ना, तो वो कन्वर्जन करेगा। जैसे तुम्हारा फोटो होता है वो मान के चलो थोड़ा रफ है, अच्छा नहीं आया है, ब्लर आया है, और अब तुम्हें उसे बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लियर करना है। तो हम अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद हम अपनी ओरिजिनल कैमरा की इमेज उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी सिमिलर वैसे ही है। तो कंपाइलर क्या करता है, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, इस प्रोग्रामिंग कोड को जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो अब जो हमारी ये फाइल जो सेव हो गई है ना, तो उसमें का डेटा कैसे दिखेगा मशीन को, बाइट कोड की तरह। तो बाइट कोड मतलब क्या होता है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स सिर्फ 0 1, फिर ये साइंस हो सकती है, $, हैशटैग, फिर ये @ प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो बाइट कोड बेसिकली ऐसे होता है। और फिर इसके बाद इंटरप्रेटर के पास जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हमें हमारे कोडिंग में अगर कोई एरर है तो वो सब हमें बताता है। फिर से हम पीछे आते हैं और हमारे यहाँ पे करेक्शन करते हैं अगर प्रोग्रामिंग में कुछ भी रॉन्ग हो तो, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन होती है, वो इंटरप्रेट करती है हमारे कोड को, ठीक है, बाइट कोड को। और बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करती है, मशीन कोड में, ठीक है। तो अब मशीन कोड मतलब पूरा एग्जैक्ट 0 1 0 1 0 1 मतलब इस कॉम्बिनेशन में ही आता है, कोड में उसे कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये JDK, JVM या फिर ये कंपाइलर इंटरप्रेटर एक्चुअली होता क्या है, तो क्या होता है ना, सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे ही हमने PC खरीद लिया, अभी आपके पास PC है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, गूगल पे जाके जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करोगे तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। JDK इंस्टॉल करने के बाद कोड एडिटर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे एग्जांपल देते वक्त कहा था कि तुम नोटपैड पे कोई प्रोग्राम रन करोगे। तो नोटपैड यानी कि क्या, हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर नोटपैड होती है, तो उसमें क्या होता है, ये एक मान के चलो हमारा बुक का पेज, ठीक है। तो इसमें हम जो भी लिखते हैं वो हमारा हैंड रिटन होता है, भले हम टाइप करते हैं, बट यहाँ पे ना बहुत टाइम लगता है। कोई भी कोड हम टाइप करते हैं तो बहुत सारा ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, या फिर इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट क्या कहा जाता है इसे जाता है। तो IDE हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होते हैं एक्चुअल में, तो विजुअल कोड मतलब VS कोड, इंटेलिज, एक्लिप्स, ये सब हमारे कोड एडिटर है। अब कोड एडिटर होता क्या है, कोड एडिटर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो नोटपैड की तरह ही होता है। बस क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलो कंप्यूटर के अंदर system.out.println
प्रिंट एलन। ये ऐसा स्टेटमेंट मुझे अगर टाइप करना है, ये इनबिल्ड है, ये कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त जावा में ये स्टेटमेंट का बहुत यूज़ होता है। तो हम क्या करते हैं, मैं एकदम ये रूट से समझा रही हूँ आपको, एकदम जैसे कि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे, क्योंकि क्या है कि जो भी कोई बिगिनर है जिन्हें इनका कुछ भी नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा रहेगा अरे यार ये क्या चल रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट आप जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, या फिर आपके घर पे पीसी है तो पीसी में आप जैसे ही जेडीके कोड एडिटर सब इंस्टॉल करोगे, या फिर इनमें से ये 3 चॉइस में से किसी एक चॉइस को लेके आप जब भी ये एक्चुअल प्रैक्टिकली वर्क करोगे उस पर, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे एसओएस, ये सिस्टम ऐसे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ ना, अगर ये वीएस कोड है या फिर इंटेलिज है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे मैं यहाँ पे कर्सर होता है, ठीक है, तो SYS जैसे टाइप कर दूँ तो यहाँ पे system.out.println, मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप आ जाती है। तो हम वहाँ पे राइट क्लिक, मतलब कि क्या, इसका ही बेसिक मीनिंग क्या, जब भी कभी हम मोबाइल में चैट करते हैं, यहाँ पे कर्सर होता है, यहाँ पे क्वेर्टी कीपैड होता है, ठीक है, तो क्या होता है जैसे ही हम वर्ड डालते हैं हाउ आर यू, तो HO जैसे यहाँ पे HO प्रिंट होता है, यहाँ पर हाउ होल, मतलब HO रिलेटेड समथिंग समथिंग वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं, होम आता है। तो हम इसमें से एक बेसिक चॉइस कर लेते हैं, हमें अगर हाउ आर यू पूछना है तो हम हाउ को क्लिक करेंगे, वेयर आर यू मतलब एट होम, हम मुझे आंसर बताना है तो हम होम पे क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्टली वो सेंटेंस, वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं, इसलिए हम कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। और जेडीके के अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि जब हम रन करते हैं प्रोग्राम कोई भी, तो तभी हम रन करते हैं तो जावा डॉट फाइल नेम डालते हैं, सॉरी डॉट नहीं, जावा स्पेस फाइल नेम, ठीक है। तो जैसे ही कंपाइल करना हो तो जावा सी स्पेस फाइल नेम, और सेव कैसे करते हैं, फाइल नेम डॉट जावा। तो जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो वो फाइल जेवीएम के जेडीके के अंदर इस लाइब्रेरीज में सेव हो जाती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में सेव हो जाती है। फिर क्या होता है, उसके अंदर एक जावा वर्चुअल मशीन होती है, वो जेवीएम क्या करती है, इन लाइब्रेरीज, इन फाइल्स को फेच करती है जब हम उन्हें रन करते वक्त, या फिर हमारा जब आउटपुट हमें चाहिए होता है तब हम जब उसे कॉल करते हैं, लाइक यहाँ पे कंपाइल जावा सी फाइल नेम और रन करते वक्त जावा स्पेस फाइल नेम, हम जब ये कमांड डालते हैं तब क्या होता है, जेवीएम से वो सब फाइल फेच की जाती है, और फेच करने के बाद हमें वहाँ का आउटपुट मिलता है। अब ये सब होने के पहले हम टूल्स यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट टूल्स, जैसे कि ये भी कह लो वीएस इंटेलिज, जैसे कि हम नॉर्मली कीवर्ड्स टाइप करेंगे कीबोर्ड पे, तो हमें रेडीमेड 2-3 अल्फ़ाबेट प्रेस करने के बाद हमें पूरा कीवर्ड या फिर पूरा सेंटेंस मिल जाता है। तो ऐसे सब उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे, या फिर आप घर बैठे अपने पीसी के अंदर जेडीके डाउनलोड कीजिए, फिर कोड एडिटर डाउनलोड कीजिए, और ये सब आप ट्राई कीजिए उसमें एक छोटा प्रोग्राम रन करने का, तो आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपने आप समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज प्रोग्राम से। तो ये सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है, एक्चुअली ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक सिंटैक्स है कि प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। जैसे कि हम घर अगर बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम ऐसे पहले उसका एक ढांचा ढांचा कहते हैं ना, या फिर मॉडल बोल सकते हैं, तो हम ऐसा मॉडल बनाएंगे। तो हमें पता है कि हमारा हॉल ऐसे स्क्वायर शेप में है, तो ठीक है, तो इस स्क्वायर के अंदर ही हमें जो भी कुछ करना है वो इस स्क्वायर के अंदर ही करना है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ का ढांचा साँचा है, तो फिर इसे हम सिंटैक्स कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। तो package.com.xyz ये होता क्या है, अब जावा के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो पैकेजेस मतलब क्या, उसके अंदर फाइल्स होगी, मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, बहुत सारी। तो नॉर्मली हम जो पैकेज यूज़ करते हैं वो होता है import स्पेस java डॉट util डॉट
स्टार। अब ये स्टार का मतलब क्या होता है ना, कि सभी पैकेज, जैसे कि अभी मान के चलो, जैसे कि मैंने बताया टूर्स एंड ट्रैवल्स का अगर आपका पैकेज है, तो उस पैकेज के अंदर एक ओवरऑल पैकेज में क्या होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड होता है, फिर होटल होटल इंक्लूड होता है, फिर डिनर एंड लंच एंड ब्रेकफास्ट, ठीक है, फिर साइट सीन्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ें पैकेज में होती है। अब कोई बंदे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स निकाली होती है, तो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो वे ये हटा देते हैं। वे कहते हैं कि हम अपनी तरह से डिनर और लंच कर देंगे, हमें पैकेज में ये भी नहीं चाहिए, तो ये भी वे हटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या बचा, होटल एंड साइट सीन्स। तो अब अगर मैं उन्हें बार बार ये पूरा पैकेज दिखा दूँ, तो वे क्या बोलेंगे, मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये दो ही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे टाइम में ये क्या होता है, मतलब ये टाइम ले रहा है ना फालतू का, कि इनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो भी हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जावा प्रोग्राम रन करते वक्त स्टार एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर ओवरऑल सब पैकेजेस, जो भी कोई डेटा है, जो भी फाइल्स है, वो सब स्टार के अंदर आ जाती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे नाम भी हो सकता है ABC, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिकर्जन एक टॉपिक है जावा के अंदर, तो यहाँ पे हम रिकर्जन लिख देंगे, तो रिकर्जन के सब फाइल्स है वो ही हमें मिलेंगे। अगर हम रिकर्जन पढ़ना चाहते हैं तो पैकेज के अंदर हम सिर्फ रिकर्जन ही डालेंगे, तो रिकर्जन के ही सिर्फ फाइल्स मिलेंगे। ये मैं आपको डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और ये एक ऐसी छोटी बात है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू के दौरान हमें नहीं पता होती। तो इसके लिए स्टार मतलब सभी फाइल्स उसमें ऐड होती है, और अगर हमें कोई टिपिकल प्रोग्राम रन करना है जैसे रिकर्जन का, तो हम सिर्फ रिकर्जन का पैकेज यूज़ करेंगे। अब सेकेंड चीज़ ये है कि अगर हम स्टार से पूरा पैकेज का कोड, मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, अगर हम स्टार से वो ले सकते हैं, फिर हम रिकर्जन का प्रोग्राम रन करते वक्त रिकर्जन का अलग से पैकेज क्यों लेते हैं। तो इसके लिए जब हम स्टार लेते हैं, अब मान के चलो तुम्हारा प्रोग्राम 1000 लाइन का है सपोज, ओके, तो 1000 लाइंस का तुम्हारा अगर कोड है, और ऐसे टाइम में अगर तुम स्टार डालोगे पैकेज में, तो क्या होता है, और तुम्हें पता भी है कि ये कौन से पैकेज से बिलोंग करता है ये कोड, तो तुम रिकर्जन के अलावा अगर स्टार डालोगे, तो क्या होता है ना, ये पूरा स्टार्ट टू एंड सब फाइल्स सर्च करता है, और उसमें से ये पर्टिकुलर डेटा उठा के फिर ये आउटपुट पटक देता है। अब क्या है, अगर तुम रिकर्जन डालोगे, तो ये डायरेक्टली जो हमारा JVM है, वो यहाँ पे न जाते हुए डायरेक्ट रिकर्जन की पैकेज की तरफ जाएगा, और फिर क्या होगा, हमें डायरेक्टली ये कोड मिलेगा, और ये कोड का आउटपुट मतलब ही क्या, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अगर हम पैकेज का नाम अपने कोड के मुताबिक दे दें, तो प्रोग्राम हमारा जल्दी रन होता है, और अगर हम स्टार देंगे तो स्टार्ट टू एंड वो पूरा सर्च करेगा, और जहाँ पे भी हमारा कोड मिलेगा वहाँ पे वो रन कर देगा। तो समटाइम्स ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज था रिगार्डिंग पैकेज। इसके बाद प्रोग्राम का ये पूरा सिंटैक्स है। तो पब्लिक क्लास ABC, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, क्लास नेम हम ABC देंगे तो फाइल का भी नेम ABC ही रहेगा। तो पब्लिक क्लास हमारे ऑलवेज, हमारा जो क्लास होगा मेन क्लास, वो हमेशा पब्लिक होगा। पब्लिक क्यों, क्योंकि ये एक मॉडिफायर है। ये क्या होता है क्या नहीं, ये बाद के लेक्चर में हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये याद रखो कि हमारा पब्लिक इन द सेंस, हम कोई भी चीज़ पब्लिक में कह दे तो सबको पता चलती है। हमें भी ये अभी के लिए ऐसे याद रखो कि हमारा ये कोड है, हमें सबको बताना है, सबको जताना है, तो हम पब्लिक रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्लास है। मेन क्लास हमेशा पब्लिक होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये वॉइड क्या होता है, ये मेन क्या होता है, ये हम आगे के लेक्चर में तो देखेंगे ही, लेकिन ये एक सिंटैक्स के तौर पे याद रखो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स इन द सेंस आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और स्ट्रिंग ये भी एक मतलब डेटा टाइप है जो जावा में यूज़ होता है
फिर ये एरे है, ये नोटिफिकेशन, ये जो सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट का, वो एरे रिप्रेजेंट करता है। ये क्यों होता है, जब हम एरे का टॉपिक पढ़ेंगे तभी हमें ये भी समझ आएगा। फिलहाल के लिए ये बेसिक है, इतना याद रखो। अब मान के चलो कि तुम्हारा कंप्यूटर है और उसमें तुम्हें हेलो प्रिंट करना है, ठीक है, हेलो प्रिंट करना है। तो हेलो हम प्रोग्रामिंग में कैसे रन करें कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट एज अ हेलो आएगा। तो हमने क्या किया, पहले नाम हमेशा याद रखो, थोड़ा अपना दिमाग चलाने का, कि क्लास का नाम ऐसे रखो कि हमारा जो कंटेंट है अंदर, जो जिस रिलेटेड हम प्रोग्राम बना रहे हैं उस रिलेटेड हमेशा हमारा क्लास का नाम रखना चाहिए, ताकि हमें समझ आएगा। अभी हेलो है मतलब हम फर्स्ट प्रोग्राम लर्न कर रहे हैं, ये हमें तुरंत समझ आता है, ठीक है। तो अब हम ये कोड हटा देंगे और इस कोड के अंदर हम जो ब्लैंक स्पेस थी उसके अंदर हम कोड लिख देंगे। अब कोड लिखते वक्त हम जब भी कभी प्रिंट करते हैं, हमें क्या करना है, नॉर्मली हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तब ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, सिस्टम से आउटपुट मांगते हैं, सॉरी, सिस्टम से आउटपुट, तो सिस्टम डॉट आउटपुट को क्या करने का है, प्रिंट करने का है। प्रिंट क्या करने का है, हेलो, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है कि तुम अपने प्रोग्राम को कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज करते हो। तो अब प्रोग्राम कभी भी लिखते वक्त ये हमेशा याद रखना है कि कहाँ कहाँ सेमीकोलन आते हैं, कहाँ नहीं आते। ये ब्रैकेट के बाद करली ब्रेसेस हमेशा आती है, और जितने करली ब्रेसेस ओपन है उतने करली ब्रेसेस क्लोज होने चाहिए। मतलब ये सिस्टमैटिक वे में अगर तुम प्रोग्राम टाइप करते हो या फिर VS कोड एडिटर में अगर तुम इसे लिखते हो तो ही तुम्हारा आउटपुट रन होता है। अगर तुम गलती से यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल जाते हो तो तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ पे रन नहीं होता। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज जैसे आता है ना, वैसे यहाँ पे एक एरर आता है। कभी कभी बताया भी जाता है, डिपेंड्स ऑन आवर कोड एडिटर। तो 1 2 3 4 फोर्थ लाइन पे है ना, तो लाइन नंबर 4 पे समथिंग समथिंग बोलते हैं ना, कंप्लीशन नहीं किया गया है। ये सेमीकोलन मतलब जैसे हम डॉट देते हैं ना हर एक सेंटेंस के बाद इंग्लिश में, वैसे ही ये कंप्लीशन का साइन होता है। इसके बाद कंपाइलर आगे चला जाता है या फिर हमारा कोड आगे चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ें हैं, ये सब एक बेसिक सिनेरियो था, कोडिंग क्या होती है, कोड लिखा कैसे कैसे जाता है, ये सब समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी टाइप की वीडियो चाहिए। वैसे तो जावा की वीडियो अब रेगुलर एक एक टॉपिक हम करते ही जाएंगे। इसके अलावा और 2 सेशन चलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें लॉजिकल स्टडीज़ होती है, एक जनरल नॉलेज की वीडियोस होती है, तो प्लीज़ उसे भी देखा कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।